हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। जैसे कि आज हमें बात करनी है मध्य प्रदेश की कुछ साइट को इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया है, उनके बारे में बात करेंगे। हम भगोरिया डांस फेस्टिवल पे बात करेंगे। इसके अलावा आज हमें बात करनी है, आप लोगों ने जैसे कि मराठा एम्पायर आप लोगों ने पढ़ा होगा। मराठा एम्पायर जब डिवाइड हो गया था उसके बाद भोसले थे, गायकवाड़ हो गए, इसके अलावा सिंधिया हो गए, राइट। तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ नया आज आपको आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट से देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज मैं आपको बताऊंगी कि आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट में 2022 में करंट अफेयर से कैसा क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हुआ था। तो हम एसएससी का 2022 का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, बार बार एसएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है, तो इसलिए पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यू हैं वो आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज 2 मई को हम कौन सा इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो एक फिश है जिसका नाम है ट्यूना। ट्यूना फिश के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2017 में वर्ल्ड ट्यूना डे की शुरुआत की थी। और हर साल आज हम 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं। इसकी थीम है आर ओशियन, आर ट्यूना, आर फ्यूचर। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये जो करंट अफेयर्स हैं, बच्चे मैसेज करते हैं हम सीयूईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेटा आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स यूज़फुल हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, डिफेंस की तैयारी करो, ठीक है, सीडीएस की तैयारी कर लीजिए या स्टेट एग्ज़ाम की, सभी के लिए यूज़फुल है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ, जो बैंकिंग एस्पिरेंट है उनको ये करंट अफेयर्स भी देखना है। इसके अलावा जो वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स होता है, स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट के लिए मैं अलग से वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स लेकर आती हूँ। वो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स को देखना है अपने जनरल अवेयरनेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे हैं रिटर्न ऑफ राघुजी भोसले, लीजेंडरी शॉट टू भारत। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली रिक्लेम किया है कि जो आइकॉनिक तलवार है, ये जो शॉट दिख रही है, ये तलवार है, ये रघुजी भोसले वन की है, जो कि नागपुर के भोसले डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और लंदन में ऑक्शन हुआ था और ऑक्शन के बाद ये जो तलवार है वो भारत वापस आ रही है। और जो ऑक्शन किया गया था वो 47.15 लाख रुपीस का आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो तलवार है ये फिरंगी स्टाइल में है और यूरोपियन स्टाइल का ब्लेंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिरंगी स्टाइल और यूरोपियन स्टाइल से तैयार की गई है, जिसमें इंस्क्रिप्शन है जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और ये तलवार जो है वो रघुजी भोसले की तलवार है, जिसको लंदन से वापस महाराष्ट्र में लाया जा रहा है, भारत में वापस लाया जा रहा है। अब ये तलवार कहाँ से आई थी? तो जब छत्रपति शाहू जी महाराज छत्रपति हुआ करते थे, उस समय उस समय राघोजी भोसले को छत्रपति शाहू जी महाराज ने ये तलवार गिफ्ट की थी। और उनको जब टाइटल दिया था सेना साहिब सूबा का, तो सेना साहिब सूबा का टाइटल भी राघोजी भोसले को मिला था। राघोजी भोसले वन जो है, इनका टेन्योर 1695 से लेकर 1755 के बीच में रहा है। और भोसले जो फैमिली है वो नागपुर से बिलोंग करती थी। मराठा आर्मी जब हुआ करती थी छत्रपति साहू जी महाराज के समय, तो मराठा आर्मी में हुआ करते थे राघोजी भोसले, ठीक है। इन्होंने कई सारे कैंपेन्स किए हैं, जैसे कि नवाब ऑफ बंगाल 1745 में, और 1755 में इन्होंने एनेक्स किया था वेस्ट बंगाल का एरिया, इन्होंने उड़ीसा का एरिया एनेक्स किया था और मराठा एम्पायर को एक्सपांड करने का काम किया था। क्लियर है? अब ये तलवार लंदन कैसे पहुंच गई? ये भी तो प्रश्न उठता है कि लंदन से भारत वापस लाना पड़ा जबकि ये नागपुर में होनी चाहिए थी। तो हुआ क्या था, जब 1817 का 1817 का बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सीताबल्डी। तो जब बैटल ऑफ सीताबल्डी हुआ था तो नागपुर के भोसले हार गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उस समय ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे जनरल सर अलेक्जेंडर कैंपबेल। और जब भोसले हार गए तो उनकी तलवार को और उनके जितने भी ट्रेजर्स हैं उनको सीज कर लिया गया और बैटल के बाद ट्रेजरी को लंदन पहुंचा दिया गया, जिसके कारण ये जो तलवार है ये भी लंदन पहुंच गई। तो इस तरीके से तलवार लंदन पहुंच गई थी और अभी 47 लाख रुपीस में ऑक्शन के जरिए वापस महाराष्ट्र में इस तलवार को लेकर आया जा रहा है।
तो आपको याद रखना ये वाली बैटल, बैटल ऑफ सीता बर्डी। क्लियर? नेक्स्ट, अ रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स। अब यहाँ पे WTO, सभी लोग WTO के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अंडर द मार्केस एग्रीमेंट, अंडर व्हाट, अंडर द मार्केस एग्रीमेंट तैयार किया गया था, और इसका काम ही है फ्री ट्रेड को प्रमोट करना देशों के बीच में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट। इसमें कहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है, जो वर्ल्ड का जो ग्लोबल ट्रेड है वो डिक्लाइन हुआ है 0.2%। और इसके डिक्लाइन होने का रीज़न है कि अमेरिका ने अलग अलग देशों पे जो टैरिफ्स लगाए हैं, अलग अलग जो टैरिफ पॉलिसीज हैं, इसके कारण ये ग्लोबल ट्रेड आपको 0.2% डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा प्रिडिक्शन है, अगर इस तरीके से पॉलिसी बनती रहे, अलग अलग कंट्री रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज करते रहे, तो इसके चांसेस है कि 1.5% तक आपका ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन हो सकता है एज पर द WTO। ना बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया का जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, और इंडिया 14th पोजीशन पे है इन द वर्ल्ड इन द मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, ठीक है, और इंडिया का जो शेयर है वो 2.2% है। मर्चेंटाइज इंपोर्ट के मामले में इंडिया 7th पोजीशन पे है। कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया 6th पोजीशन पे है, और कमर्शियल सर्विस इंपोर्ट जो है वो रिमेन अनचेंज है 4.1%। क्लियर? अब यहाँ पे अलग अलग एरिया वाइज बताया है किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेड है वो 9.6% डिक्लाइन हुआ है, यूरोप में 1.9% इंक्रीज हुआ है, अफ्रीका में 6.5% इंक्रीज हुआ है। तो ये सारा डेटा WTO ने पब्लिश किया है। ना बात करेंगे अबाउट द WTO। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका फॉर्मेशन 1995 में हुआ था, और ग्लोबल ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज प्रमोट करने का काम WTO का होता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंडर द मार्केश एग्रीमेंट 1994 और उरुग्वे राउंड के नेगोशिएशन के बाद एक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था जिसका नाम है GATT, गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बाद में इसी GATT का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इसी का नाम चेंज करके कर दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कई तरीके की रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स, एंड एड फॉर ट्रेड इन ऑक्शन रिपोर्ट। क्लियर है? एक्शन रिपोर्ट, सॉरी। डन। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने लॉन्च किए हैं? आंसर क्या हो जाएगा आपका? गाजियाबाद ने लॉन्च किए हैं अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर गाजियाबाद ने इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया है। और यहाँ पे गाजियाबाद जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो 150 करोड़ रुपीस फंड रेज करेगी, और इस 150 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किया जाएगा। क्लियर है? म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फंड रेज करती है यूजिंग द बॉन्ड, और इस फंड का इस्तेमाल वो अलग अलग पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट के लिए करती है, उसे म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है? मतलब आप जो बॉन्ड से पैसा रेज कर रहे हैं उस पैसे का इस्तेमाल आप रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे प्रोजेक्ट में खर्चा करेंगे, मतलब ग्रीन डायरेक्शन में खर्चा करेंगे, उसे हम ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। एंड गाजियाबाद पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए हैं, और ये 150 करोड़ रुपए के फंड को रेज करेगी, और इस फंड का इस्तेमाल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाएगा। अंडर द आर्टिकल 243 सब क्लॉज W, 243W के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो वाटर मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करेंगी और बॉन्ड को इशू कर सकती हैं। इसके अलावा गाजियाबाद को 2024-25 के लिए बेस्ट म्युनिसिपल ट्रीटेड वाटर अवार्ड भी मिल चुका है। अब यहाँ पे बात हो रही थी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की शुरुआत कब हुई है? नेक्स्ट, अब बात हो रही है कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में। देखो, हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है, सेंसस होती है, लेकिन 2021 की जो सेंसस है वो अभी तक नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोविड। अब यहाँ पे 2025 में
ऐसा माना जा रहा है कि सेंसस को कंडक्ट कराया जाएगा और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि इस बार जो सेंसस होगी उसमें हम कास्ट बेस्ड सेंसस को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। क्लियर है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई थी। इन्होंने डिसाइड किया है इंक्लूजन ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस इन द फोर्थ कमिंग सेंसस। तो जो भी अपकमिंग सेंसस होने वाली है उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस को भी इंक्लूड किया जाएगा। 2021 में सेंसस होनी थी लेकिन कोविड के कारण डिले हो गया, अभी 2025 में होगी। क्या ऐसे कोई राज्य हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट होके कास्ट बेस्ड सेंसस कराई है? आंसर है यस। पहला राज्य बिहार। बिहार राज्य पहला राज्य है जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस कराई थी। बिहार के अलावा कर्नाटक और तेलंगाना है। लास्ट जो हमारी कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी वो 1931 में हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कम्युनिटी वाइज आपको सेंसस का डेटा अवेलेबल है 1931 की सेंसस का। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे सेंसस की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ठीक है, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मियो थे, लॉर्ड मियो ने। लेकिन ये सिंक्रोनाइज नहीं थी। पहली जो सिंक्रोनाइज का सेंसस हुई है वो 1881 में हुई है और उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड रिपिन थे। क्लियर है? और फिर यहाँ पे हर 10 सालों में हमारे देश में जनगणना की जाने लगी। 1931 में पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी। सॉरी, पहली बार लास्ट जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी वो 1931 में हुई थी। लास्ट जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी वो 1931 में हुई थी। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कास्ट बेस्ड सेंसस हो रही थी उसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो डेटा है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया और हर साल सिंस 1951 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के डेटा को पब्लिश किया जाता है। 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की थी और डेटा को कलेक्ट किया था कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस की जाए। तो 2011 में डेटा को कलेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उस डेटा को पब्लिश नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी के समय यहाँ पर जो एनडीए गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे 2015 में, अरविंद पनगड़िया को चार्जेस दिए गए थे कि आप डेटा को क्लासिफाई करो। जो 2011 की सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी तो इन्होंने क्लासिफाई किया, लेकिन डेटा को पब्लिश नहीं किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब ब्रिटिश एरा के समय क्या होता था, एक एडहॉक कमेटी बनाई जाती थी जो कि सेंसस करती थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 1948 का सेंसस एक्ट पास हुआ और उसके अंदर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसस को कंडक्ट कराने की, ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर को दिया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जनगणना कराना होम अफेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, करंट में जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस ऑफिसर हैं या कमिश्नर हैं वो मृत्युंजय कुमार नारायण आपको देखने को मिलेंगे। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डिमांड क्यों है कास्ट बेस्ड सेंसस की? तो इसके लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 पे ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात की है गवर्नमेंट जॉब्स में एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा जब 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ था, आपने देखा होगा इसमें हमने 10% ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्वेशन की बात की थी। तो अभी हमें नहीं पता कि हमारे देश में ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है। अलग अलग कम्युनिटी वाइज हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। मतलब हम अभी तक एक्यूरेट डेटा, मतलब एक्यूरेट अगर हमें कोई वेलफेयर स्कीम लॉन्च करनी है तो हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है। इनफैक्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिसी बनाने के लिए वो भी हम डिपेंड करते हैं पुराने डेटा पे। 2011 का हमारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का डेटा है और 1931 का हमारे पास अदर बैकवर्ड क्लासेस का डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली हम पॉलिसीज बना रहे हैं। तो ये तो बहुत पुराना डेटा है, हमारे पास नए अपडेट्स नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास नए अपडेट्स हो, उसके बाद हम डिसाइड करें हमें कितना जॉब्स देना है, किस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स बनानी है। ठीक, नेक्स्ट है बुद्धा रेलिक ऑफ सोमनाथ ऑफ सारनाथ इन वियतनाम। तो सारनाथ में जो गौतम बुद्ध के रिमेन्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया है वियतनाम में। क्लियर है? तो सेक्रेट बुद्धिस्ट रेलिक फ्रॉम सारनाथ इन उत्तर प्रदेश विल बी डिस्प्लेड ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन डे ऑफ बैसाख सेलिब्रेशन इन वियतनाम इन मई 2025। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डे ऑफ बैसाख। अब यहाँ पर ये जो दिन है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। ये एक बहुत ही होली डे माना जाता है बुद्धिज्म में। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था।
इनलाइटमेंट हुआ था और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। और अभी आप देखेंगे कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 15 दिसंबर 1999 को 1999 में इस इंटरनेशनल डे को रिकॉग्नाइज किया और पहली बार 2000 में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। अब इस दिन की थीम क्या है? बुद्धिस्ट अप्रोच टू यूनिटी एंड इंक्लूजन फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। और सारनाथ में बुद्ध के जो रिमेन्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा वियतनाम में। किस ओकेशन पे? यूनाइटेड नेशन डे ऑफ बैसाख के ओकेशन पे। क्लियर? अब इन रिमेन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि सारनाथ में है। अब ये वाली जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो थोड़े से कुछ बच्चों को कठिन लग सकते हैं, इसलिए मैंने इस स्लाइड को ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। यहाँ पे हम सारनाथ के जो अवशेष के बारे में, रिमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये मूलगंध कुटी बिहार मठ में स्थापित है। कहाँ पर है? मूलगंध कुटी बिहार मोनेस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और इसे रन करता है महाबोधि सोसाइटी। महाबोधि सोसाइटी के फाउंडर कौन है? तो आप देख सकते हैं अनागारिका धर्मपाल, महाबोधि सोसाइटी के आपको फाउंडर देखने को मिलेंगे। 1927 से लेकर 1931 में जब यहाँ पर क्या किया गया था? एक्सकेवेशन किया गया था, खुदाई की गई थी आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा में। किसने खुदाई की थी? यहाँ पे एच लॉन्गहर्स्ट ने खुदाई की थी। उसके बाद हमें ये अवशेष मिले थे। ठीक है, और 27 दिसंबर 1932 को उस समय यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने वायसराय ऑफ इंडिया के बिहाफ में महाबोधि सोसाइटी को ये रिमेन्स सबमिट करने का काम किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा रन की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, भगोरिया डांस, Gond painting and Narmada Parikrama from Madhya Pradesh have been honored as India's intangible cultural treasure. Recently, संगीत नाटक अकादमी, जो कि यूनेस्को की नोडल एजेंसी की तरह भारत में काम करती है, तो संगीत नाटक अकादमी ने मध्य प्रदेश की तीन धरोहर को, भगोरिया डांस फेस्टिवल, गोंड पेंटिंग और नर्मदा यात्रा या फिर नर्मदा परिक्रमा, इनको इंडिया की इंटेंजिबल कल्चर ट्रेजर में शामिल करने का काम रिसेंटली किया है। सबसे पहले बात करते हैं भगोरिया डांस फेस्टिवल या भगोरिया ट्राइब फेस्टिवल। मध्य प्रदेश में भील और भिलाला, क्या बोला मैंने? मध्य प्रदेश में भील और भिलाला ट्राइब्स रहती हैं और उनके द्वारा ही भगोरिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। भगोरिया फेस्टिवल जनरली मंथ ऑफ मार्च में होता है, होली से पहले। ठीक है, कहाँ पर होता है? झाबुआ में होता है, निमाड़ के एरिया में भारत में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। इसे भगोरिया हाट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इसमें भगोरिया या भील और भिलाला ट्राइब के जो भी लड़का और लड़की होते हैं इस फेस्टिवल में आते हैं। लड़का अपने पसंद की लड़की को यहाँ पे पसंद करता है और अगर लड़की ने बदले में कलर लगा दिया तो शादी पक्की हो जाती है और दोनों फिर वहां से, भगोरिया मतलब भाग जाना, रन, वहां से भागकर शादी कर लेते हैं। इस तरीके से इनका एक ट्रेडिशन है जिसे हम भगोरिया हाट फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में भील और भिलाला ट्राइब के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है होली के महीने में। ठीक है, अब देखो 2022 एसएससी का क्वेश्चन है, भगोरिया इज वेल नोन डांस ऑफ द भील्स, अ लार्ज ट्राइब ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इन ब्लैंक, इट इज इन मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन 2022 में कुछ इस तरीके से पूछा गया था। वापस से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, एसएससी का पैटर्न है, वो क्वेश्चन को रिपीट करती है। ठीक है, तो यार बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो, लेकिन पढ़ने से पहले ये जान लो कि क्या पढ़ना है। और वो कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू से पता चलेगा कितना कहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी और वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप आपको वर्ल्ड का देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के अलावा ये छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, कर्नाटका में भी है। ठीक है, इनका जो स्टेपल फूड होता है वो कोडो और कुटकी होता है। ये अर्थ, वाटर और एयर की पूजा करते हैं और कुछ इस तरीके से पेंटिंग बनाते हैं गोंड ट्राइब के लोग। तो इस गोंड पेंटिंग को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इनकी जो भाषा है वो गोंडी है, जो कि द्रविड़ फैमिली से बिलोंग करती है और गोंड ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में नोटिफाई किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नर्मदा परिक्रमा, यहाँ पे आप लोग ने जो मध्य प्रदेश से हैं स्पेशली, उन्होंने परिक्रमा वासियों को देखा होगा, व्हाइट कलर के जनरली कपड़े पहनते हैं, पैदल यात्रा करते हैं और जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और जब तक वो
समुद्र में नहीं मिल जाती, तो हर एक नर्मदा घाट पे जाते हैं, स्नान करते हैं, पूरी परिक्रमा की जाती है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा का बहुत महत्व है। नर्मदा नदी को हम रेवा के नाम से भी जानते हैं, और जनरली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाने का काम नर्मदा नदी करती है। ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक की मेकाल माउंटेन से और गल्फ ऑफ खम्बात में जाके गिरती है। 1312 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में फ्लो होती है। मध्य प्रदेश के अलावा कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में और गुजरात में भी देखने को मिल जाएगा। ये आपकी रिफ्ट वैली में बहने वाली एक नदी है। विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी आपको मिल जाएगी। क्लियर है? अभी कुछ और बातें भी हैं, सारी बातों को एक एक करके डिस्कस हमें करना है, लेकिन उसके पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीडीएफ। बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं, पीडीएफ ही नहीं मिलती। ऐसे कैसे नहीं मिल रही? सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल मंथ की करेंट अफेयर्स मैगजीन, जिसमें 300 एमसीक्यू और पूरे मंथ के वन लाइनर्स इंक्लूड है, आपको ये मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन को विजिट कर लेना। और अगर आप ई मैगजीन सब्सक्रिप्शन कोर्स लेना चाहते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक जितनी भी हम मैगजीन पब्लिश करते हैं वो सारी मैगजीन आपको मिल जाएंगी, वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 की भी करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड है, क्योंकि एसएससी 1.5 साल के करंट अफेयर्स पूछता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली इस कोर्स को डिजाइन किया गया है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है राइट टू डिजिटल एक्सेस। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चेंज केवाईसी प्रोसेस फॉर डिसेबल पर्सन। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच बनी थी, जिसको लीड कर रहे थे जेबी पारदीवाला एंड आर महादेवन। इन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं हमारी बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स को। इन्होंने कहा है जो पर्सन है, जो डिसेबल पर्सन है, जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनके लिए भी कुछ केवाईसी नो योर कस्टमर प्रोसेस में चेंजेस करने की जरूरत है। ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द सेंट्रल एंड पब्लिक एंटिटी लाइक आरबीआई to revise digital KYC know your customer rules to make them more inclusive for person with disability। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अंडर द आर्टिकल नंबर 21 क्या बताया है कि डिजिटल एक्सेस इज इंट्रीगल टू द राइट ऑफ लाइफ। कोर्ट ने क्या कहा है? राइट टू डिजिटल एक्सेस, कि आप भी डिजिटल फैसिलिटीज को ले सकें। तो राइट टू डिजिटल एक्सेस इट इज अ इंट्रीगल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। इंटरनेट के बिना जीवन नहीं है, मतलब इस तरीके से बातें की जा रही हैं। याद करो, जब केरला के एक हॉस्टल में वार्डन ने 10 बजे के बाद इंटरनेट सुविधा बंद करने की बात की थी, तब केरला गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कोर्ट में केस आया था। तो इंटरनेट, एक्सेस टू इंटरनेट, ये भी आर्टिकल 21 में शामिल किया गया था। वैसे राइट टू डिजिटल एक्सेस ये भी आर्टिकल नंबर 21 में शामिल किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है एनवीडियाज $500 बिलियन एआई पुश। जनरली एनवीडिया जो एआई चिप मेकिंग कंपनीज है, ये चिप मेकिंग कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जनरली आपको ताइवान वगैरह में देखने को मिलती है, लेकिन अभी ताइवान से शिफ्ट कर रही है कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका जो कि इसका होम है, तो अमेरिका को एक चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इसलिए ताइवान आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एनवीडिया देखने को मिलेगा। तो एनवीडिया $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन द यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम। This mark a major shift for companies traditional relying on the Asian manufacturing, especially Taiwan। ठीक है, इससे एआई इनोवेशन होगा, रिड्यूस डिपेंडेंसी होगी ऑन द फॉरेन सप्लाई चेन। और यहाँ पे अगर एनवीडिया के सीईओ हैं वो है जेनसेन हुआंग, आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया विन 43 मेडल्स एट फर्स्ट एशियन अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पहला क्वेश्चन, पहला एशियन अंडर 15 और एशियन अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? जॉर्डन में हुई थी, 17 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में। इसमें भारत को 43 मेडल्स मिले हैं, और ओवरऑल मेडल टैली में इंडिया थर्ड प्लेस पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले अंडर 15 चैंपियनशिप। अंडर 15 कैटेगरी में भारत को यहाँ पर 11 गोल्ड मेडल मिले हैं। अंडर 15 कैटेगरी में भारत को 25 मेडल है, 11 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 11 ब्रोंज है।
और अंडर 17 कैटेगरी में 18 मेडल है, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 11 ब्रोंज मेडल है। तो अगर टोटल कंबाइन किया जाए तो 43 मेडल्स भारत को मिले हैं और भारत मेडल टैली में आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे कजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान और थर्ड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है लिवरपूल, जो कि एक फुटबॉल क्लब है। लिवरपूल क्राउंड 24-25 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप। तो प्रीमियर लीग चैंपियनशिप किसने जीती है? लिवरपूल ने जीती है। लिवरपूल जो कि एक फुटबॉल क्लब आपको देखने को मिल जाएगा और इन्होंने टोटेनहैम हॉटस्पर क्लब को डिफीट किया है। हेड कोच आपको आर्ने स्लॉट देखने को मिलेंगे और टॉप स्कोरर जिसने 28 गोल किए उनका नाम है मोहम्मद सलाह आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अमेजॉन लॉन्च सैटेलाइट टू compete विथ स्टारलिंक ऑफ एलॉन मस्क। याद करो मैंने कई बार आपको डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है एलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। एलॉन मस्क की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स और स्पेस एक्स के जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसकी मदद से 8000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है अंडर द स्टारलिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका पर्पस है अफोर्डेबल और फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करना, ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करना। अब एलॉन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसको compete करने के लिए अमेजॉन ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट क्यूपर। तो अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पे अमेजॉन। अमेजॉन ने 27 सैटेलाइट का पहला बैच लॉन्च किया है अंडर द प्रोजेक्ट क्यूपर, जो कि अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करेगा, जो कि compete भी करेगा एलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट को। बात समझ में आ रही है? फ्रॉम वेयर वर द सैटेलाइट लॉन्च? ये 27 जो सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं इसे एटलस 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च करेंगे हम? फ्लोरिडा से लॉन्च करेंगे, अमेरिका से। प्रोजेक्ट क्यूपर अमेजॉन का प्रोजेक्ट है जिसका पर्पस है हाई स्पीड इंटरनेट लो लेटेंसी के साथ प्रोवाइड करना। इसमें 3000 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में। इसका पहला बैच 27 सैटेलाइट का रिसेंटली लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आउटब्रेक। अफ्रीकन स्वाइन फीवर आउटब्रेक हुआ है और मिजोरम में मेजर लॉसेस हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिजोरम की एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट ने बताई है कि लगभग 3000 पिग्स हैं जो मर चुके हैं। 3000 पिग्स की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और 2024 में भी इन्होंने बताया कि लगभग 15,000 पिग्स की डेथ हुई थी, जिसके कारण मिजोरम को 336 करोड़ रुपीस के लॉसेस हुए थे। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ये आउटब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं जगहों पे अचानक से रेनफॉल शुरू हो जाती है, हॉट वेदर है, फिर रेनफॉल है, ह्यूमिड वेदर हो गया। तो ये जो कंडीशन बन रही है उसके कारण अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैल रहा है। ये पिग्स को होता है, एनिमल्स को होता है, इंसानों में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता और ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जिसमें ये पिग्स को इफेक्ट करने का काम करती है ना। बात करते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम 1972 तक आसाम का पार्ट था और फिर आसाम से अलग करके मिजोरम राज्य बनाया गया। पहले मिजोरम यूनियन टेरिटरी था और 1987 में इसको स्टेटहुड दिया गया था। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। वीके सिंह गवर्नर जनरल है और आइजोल यहाँ पर कैपिटल देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? इतनी बातें आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने सारी बातें कोशिश की है डिटेल में टू द पॉइंट आपको सिखाई जाए, मतलब कोई भी बकवास नहीं, टू द पॉइंट जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि कल मतलब 1 मई को हमने क्या सीखा था। 1 मई को मैंने बताया था कि आलोक जोशी, इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का हेड बनाया गया है। शुभांशु शुक्ला सेकेंड इंडियन बन चुके हैं जो कि स्पेस जा रहे हैं। कुनिंग पटामा, इन्हें BWF का प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट आपको मिल जाएंगी। जस्टिस BR गवई 52 नंबर के, कुछ बच्चे ने मैसेज किया था 51 नहीं बेटा, 52 नंबर के CJI आपको देखने को मिल जाएंगे BR गवई। IAS ऑफिसर विनोद कुमार गुंजियाल को अपॉइंट किया गया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन बिहार। इंडसइंड बैंक के जो CEO है सुमंत कथपालिया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। RBI ने 1 मई से मैंडेट किया है प्रभा पोर्टल को सभी एंटिटी अडॉप्ट करेंगी। FRP डिसाइड की गई है शुगर केन के लिए 355 रुपए पर क्विंटल। इंडिया को वापस से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है USA की स्पेशल 301 रिपोर्ट में। क्लियर है? मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने AI बेस्ड फॉरेस्ट रियल टाइम सिस्टम या अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बिल्ड करने की बात की गई है और 10,000
बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को तैयार किया जाएगा अंडर द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इस मिशन की शुरुआत नवंबर 2024 में हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिफ्थ मरीन फिशरी सेंसस को कंडक्ट कराने के लिए व्यास नेविगेटर ऐप की शुरुआत की है। बीईएमएल ने भारत का पहला लार्ज इंडिजीनियसली बिल्ड इलेक्ट्रिक रोड शॉल जिसका नाम है VRS-21 को हैंड ओवर किया है कोल इंडिया लिमिटेड को। पावर ग्रिड ने एमओयू साइन किया है नेपाल के साथ फॉर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। फिर यहाँ पे सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड के जो टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर है उसमें फिफ्थ नंबर पे इंडिया है। इंडिया का जो मिलिट्री स्पेंड है वो $86.1 बिलियन है, जो कि इंडिया की जीडीपी का 2.3% है। हवाई आइलैंड जो कि अमेरिका का आइलैंड है पैसिफिक ओशियन पे, वहां पर एक नए कैटरपिलर की स्पीसीज का पता चला जिसका नाम है बोन कलेक्टर। और रेडार बेस्ड स्पीड मेजरिंग रूल इन्फोर्स किया जाएगा 1 जुलाई से। क्लियर? तो ये सारे करंट अफेयर्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग आइडेंटिफाई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी आपके साथ। व्हाट इज द न्यू डेडलाइन सेट बाय द आरबीआई फॉर बैंक टू कंप्लाई विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर नोट शॉर्टिंग मशीन। तो नोट शॉर्टिंग मशीन के लिए आरबीआई ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ क्या टाइमलाइन सेट की है? 1 मई 2025, 1 अगस्त 2025, 1 नवंबर 2025 या 1 दिसंबर 2025? इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा R&D करो, थोड़ा सा सर्च करो। बाकी मैं कल के करंट अफेयर्स में इस न्यूज़ को डेफिनेटली डिस्कस करने वाली हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। Thank you so much. Have a nice day. Take care.